नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। देश में आए दिन किसानों को अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी होती है। सरकार अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है किसानों को। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान के पैमाने पर कृषि का नंबर तीसरा है और आज भी देश की लगभग 60% से ज्यादा आबादी सीधे या परोक्ष रूप से खेती पर ही निर्भर रहती है। बावजूद इसके आज तक कृषि सेक्टर को उद्योग का दर्जा नहीं मिला है और किसानों की हमेशा उपेक्षा होती रही है। अब 3 नए अध्यादेश लाए गए हैं जिसका किसान तो विरोध कर ही रहे हैं, सरकार की सहयोगी पार्टी भी इस मुद्दे पर अपना विरोध जता रही है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिर क्यों भारत में देश में भी किसान और एग्रीकल्चर सेक्टर राजनीति के अखाड़े में सिर्फ दांव पेच तक ही सिमट कर रह गया है, जहां इन्हें सिर्फ शिकस्त ही मिलती है। तो देश में किसान एक बार फिर परेशान है। किसानों को इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि उनके सेक्टर में अब पूंजीपतियों की एंट्री होने वाली है, जिसके बाद वो हाशिए पर खड़े होने को मजबूर हो जाएंगे। उन्हें इस बात का डर है कि देश की हुकूमत एक बार फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ है और वो हमेशा की तरह उपेक्षा का शिकार होने वाले हैं। क्यों किसानों को ये डर सता रहा है और कैसे इस पर होती आई है राजनीति, हम करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। ये सच्चाई है कि देश की करीब 60% से ज्यादा आबादी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। बावजूद इसके इस सेक्टर की हमेशा से उपेक्षा होती आई है। देश में जो भी सरकार रही वो कॉरपोरेट्स और एमएसएमई की चिंता करती रही। किसानों की उतनी फिक्र किसी को नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। किसानों को हमेशा एक वोट बैंक के तौर पर ही देखा गया। कभी ऋण माफी तो कभी सस्ती बिजली, सस्ते खाद के सपने दिखाकर उनका वोट लिया गया। ऐसा हमेशा से होता आया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किसानों को ऋण माफी का वादा किया था और सत्ता में आने के बाद इसे पूरा भी किया, लेकिन उस समय के अर्थशास्त्रियों ने वीपी सिंह की उस नीति पर विरोध जताया। इस नीति की तीखी आलोचना की गई। आरोप लगे कि इस तरह की योजनाएं बैंकिंग सेक्टर को कमजोर कर देती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री रहे वीर बहादुर सिंह के शासनकाल में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने बिजली बिलों की माफी के लिए बहुत ही सफल आंदोलन चलाया था, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की मांगे माननी पड़ी। उस समय भी आरोप लगे कि उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड की वित्तीय हालत खराब होने में किसानों के बिजली बिलों का भुगतान एक अहम वजह थी, जबकि सच्चाई कुछ और है। किसानों, बुनकरों और मजदूरों को जब भी कोई आर्थिक पैकेज या रियायत देने की बात आती है तो ज्यादातर अर्थशास्त्री और नौकरशाह विरोध में खड़े नजर आते हैं। और अगर वही रियायत कॉरपोरेट घरानों को या एमएसएमई सेक्टर को देने की बात आती है, किसी खेमे से विरोध के सुर सुनाई नहीं देते। आप मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ खेती और किसानी को गिरवी रखना चाहते हैं, ये नामंजूर है। जिसके पास बस का किराया भी नहीं, वो पंजाब से मद्रास और मद्रास से कलकत्ता अपनी फसल कैसे ले जाकर बेचकर आएगा, क्या ये देश को बताएंगे? 3 और 4 एकड़ का किसान जो इस देश में है, वो एसडीएम और कलेक्टर के सामने, बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने किस प्रकार से खड़ा हो पाएगा? हालांकि किसी भी सियासी पार्टी में किसानों के फायदे को लेकर कभी ठोस पहल करने का जज्बा नहीं दिखाई दिया। फिर चाहे वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी रहे हों या फिर पी चिदम्बरम या फिर अरुण जेटली, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसान सिर्फ सियासत का शिकार ही हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध हो रहा है और कृषि को अभी तक क्यों नहीं दिया गया उद्योग का दर्जा, यह आज का हमारा पहला सवाल भी है। सवाल नंबर यहां पर दूसरा यह भी उठ रहा है कि अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान तो रियायतें बड़ी क्यों नहीं?
सवाल ये कि किसे फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है ये कानून, और किसानों को नुकसान का डर क्यों है। और पांचवा सवाल, क्या किसानों का आंदोलन विपक्ष का षड्यंत्र है। चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ आज मौजूद है और इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर सीपी राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं यूपी सरकार में। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र चौधरी हैं, किसान नेता, बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप वत्स हैं, विधायक हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामलाल शर्मा जी हैं जो विधायक बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है रामलाल शर्मा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजस्थान से जुड़े। इसके अलावा एडिटर इन चीफ वासंत मिश्र जी भी हमारे साथ हैं इस चर्चा में मौजूद, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले हम रुक करते हैं पुष्पेंद्र चौधरी का ही, क्योंकि वो किसान नेता हैं। पुष्पेंद्र चौधरी, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने इतना आश्वासन दिया कि ये जो बिल आया है, जो 2 बिल पास हुए हैं ये और अभी एक बाकी है, ये किसान विरोधी नहीं है, किसानों के हितों में है, बंधनों से मुक्त किया जा रहा है किसानों को, फिर क्यों सड़क पर हैं किसान। देखिए, इसमें दीपाली जी जो मेन जो है चिंता का विषय था वो ये था कि जो अभी की मंडी व्यवस्था है या एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था है, कहीं सरकार उससे धीरे धीरे पल्ला झाड़ना तो नहीं चाहती है। एक तो ये बड़ा कंसर्न था। चलिए प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को हम फाइनल मान लेते हैं कि भाई वो व्यवस्था जैसी थी वैसी चलती रहेगी। दूसरी जो इसमें मेन जो है चिंता का विषय किसानों के मन में आशंका थी वो ये थी कि भाई बाहर जो है, जो आपका पूंजीपति है या व्यापारी है या प्रोसेसर एक्सपोर्टर है, वो किस दाम पर फसल खरीदेगा। उसके लिए हमने इनसे निवेदन किया था बार बार, और आपके चैनल पर भी मैं कह चुका हूं कि भाई बाहर खरीदे या मंडी के भीतर खरीदे, एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा कोई भी व्यक्ति। इसके लिए लिखित में एक आश्वासन अंदर, उसके अंदर जो है एक लाइन डाल दी जाती बिलों में, तो शायद काफी हद तक चिंताएं किसानों की कम हो सकती थी। अब इसको ना किया जाना और आनन फानन में बिलों को पास करना, और अभी जो है तीनों के यानी आनन फानन में बिल को पास किया गया। ठीक है, कुलदीप जी का रुख करती हूँ। कुलदीप जी, क्या वजह है जो आप पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर भ्रमित कर रही है किसानों को। धन्यवाद रूपाली जी। मेरी आवाज आ रही है आपके जी पास? जी जी बोलिए सर। रूपाली जी, जिस प्रकार से इस देश का जो किसान है जी, किसान एक ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है जिसकी वजह से पूरा देश आज इस देश को चलाने वाला, इस देश का जन्मदाता किसान और मजदूर है। मैं बीजेपी के जो हमारे साथी हैं, अगर किसान को आप मार दिया जाएगा, किसान को लाठियों से, गोलियों से आप मारने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मैं हरियाणा की बात करता हूं, हमारे बीजेपी के जो साथी हैं, इनके गृह मंत्री कहते हैं कि किसान पर हमने कोई लाठीचार्ज नहीं की। दूसरे इनके सहयोगी हैं, वो कहते हैं कि किसानों के साथ बुरा हुआ। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, अगर मंडियां खत्म होगी तो किसान कहां से जिएगा। आप एक चीज बताइए, बीजेपी के हमारे साथी बैठे होंगे, अगर किसान मंडी खत्म कर देते हैं, मंडी का 2 से 3% रेवेन्यू आता है जी, जो प्रदेश के और देश के विकास के लिए लगता है। आप रेवेन्यू नहीं लेंगे। आप कह रहे हैं कि हम एमएसपी लगा के और बिचौलियों को खत्म करके आप बड़ी कंपनियों को दे देंगे, जो उनका किसान का जो अन्न होगा वो उसको स्टॉक करेगा, और एक गरीब किसान, उसको कोई फायदा इससे होने वाला नहीं है। ये स्पष्टीकरण दे बीजेपी की भी इसमें ये चीज होगी। आपने कहा कि हम किसान के खेत से ही खरीद करेंगे। ठीक है, मैं मानता हूं आप किसान के खेत से खरीद करोगे, किसान के खेत से खरीद कर ली, खरीद करने के बाद जो बिचौले, जो दलाल है, वो फिर कालाबाजारी चलेगी। ठीक है, लेकिन सरकार ये तर्क दे रही है, कि बिचौलियों से बचाया जाएगा इस अध्यादेशों के द्वारा। बहरहाल तमाम मेहमान बने हुए, एक ब्रेक ले रहे, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डॉक्टर सीपी राय का रुख करते हैं। सर ये बताइए, यहाँ पर आज प्रधानमंत्री बहुत आश्वासन दे रहे हैं, कृषि मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ये कोशिश पहले क्यों नहीं की गई? ये बहुत आरोप लग रहे हैं कि जो किसान संगठन है वो ये कह रहे हैं कि हमसे एक बार भी राय जानने की कोशिश नहीं की गई। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है? क्या किसी की राय नहीं ली जानी चाहिए थी? पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री कुछ भी कहें, इनकी विश्वसनीयता इन 6 सालों में ख़त्म हो गई है। इन्होंने बहुत सारी बातें 2014 से कहना शुरू किया और वो सारी ही बातें कहीं विलुप्त हो गई हैं, बाद में जुमला साबित हुई। 4 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। 4 साल पूरे हो गए हैं, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। अभी भी ये जो कानून लाया गया इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि इनका अब तक सारा दृष्टिकोण और सारा कारोबार जो भी सरकार ने किया है वो अडानी और अंबानी इस तरह के व्यापारियों के हित में गया है, इसलिए ये कानून भी उसी के हित की तरफ जाता है। एक किताब आई थी 2 साल पहले, इस किताब का नाम था टिमोथी वाइथ की किताब है, उसका नाम था ईटिंग टुमारो, एग्री बिजनेस फैमिली फार्मर्स एंड द बैटल फॉर द फ्यूचर ऑफ फूड। ये किताब आई थी 2 साल पहले। इस किताब में जिक्र कर दिया गया था कि दुनिया में क्या क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं और इस तरह की खेती के परिवर्तनों में जिस पर पूंजीपतियों का अधिकार आ जाए, जिनका बीज के ऊपर जिनका अपना अधिकार हो, वो उस अधिकार को बीज के लिए और उसका खेती के लिए इस्तेमाल करें और खेती डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए। ये किताब 2 साल पहले लिख दी गई थी। और ये जो भी प्रयोग अभी करना चाहते हैं, ये प्रयोग अमेरिका और इंग्लैंड में तो हो चुका है और वहाँ फेल हो गया। अमेरिका में ये हुआ कि जब ये प्रयोग शुरू हुआ था उसके पहले अमेरिका के किसान की जो हिस्सेदारी थी, प्रॉफिट था, मार्केट से आने वाले पैसे में, वो 40% था। ये हो जाने के बाद वो हिस्सेदारी घट करके 15% रह गई उसकी। वहाँ पर लेकिन किसान और खेती इसलिए जिंदा है क्योंकि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर उनको सब्सिडी दी जाती है। मैंने अमेरिका में देखा, खेतों में जाके खुद देखा है, और वहाँ का तौर तरीका डिफरेंट है। हिंदुस्तान में 85% जो किसान है वो छोटा जोत वाला है। हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं। हम लोग के हिस्से में परिवार बड़ा होते होते धीरे धीरे 3 बीघा खेती रह गई है। तो अब 3 बीघा खेती में हम कॉन्ट्रैक्ट फायरिंग किससे करें, हम उसमें क्या करें? अभी तो क्या होता है कि हमारी जो ज़रूरत होती है, मौके पर हम चावल बो लेते हैं, गन्ना बो लेते हैं, हम अरहर बो लेते हैं, गेहूं बो लेते हैं, कुछ सब्जी बो लेते हैं। हमारी जो ज़रूरतें हैं और हमारा जो लोकल मार्केट है उसके हिसाब से हम अपनी अपनी खेतियां करते हैं, स्थानीय मार्केट के हिसाब से। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्म ये जो नया सिस्टम ला रहे हैं, इसमें एक पूंजीपति का किसान सिर्फ मजदूर मात्र बन करके रह जाएगा। ये सारा विरोध इसलिए है कि 2 तरह के कानून आए हैं। एक तो ये आया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, दूसरा ये है कि आपने खुली छूट दे दी कि जो जहाँ चाहे खरीद सकता है, जो चाहे बेच सकता है। आपने मंडी सिस्टम खत्म कर दिया। मंडी से टैक्स मिलता था और मंडी समितियां गांव का विकास करती हैं। मुझे लगता है शायद उत्तर प्रदेश में शायद 50-60 हज़ार किलोमीटर सड़क ऐसी होगी जो मंडी के द्वारा बनाई गई है। आपने उस व्यवस्था को तोड़ दिया, वो पैसा कहाँ से आएगा नहीं मालूम। इसकी आड़ में आप एमएसपी खत्म करना चाहते हो। आप कह जरूर है कि एमएसपी रहेगा, एमएसपी पर तो अभी भी किसान की पूरी फसल आप नहीं खरीद पाते हैं। किसान की फसल अभी भी अधूरी रह जाती है और तमाम जगह से शिकायतें मिलती हैं। जैसे इसी बार मक्का और मूंग इस बार खरीदी नहीं हुई, इस बार का रिकॉर्ड जो है। तो आपका ये सारी गलत बयानी है, पूंजीपतियों के हित में फैसला है। और सही बात है, आप जिनके बारे में निर्णय ले रहे हैं, कम से कम उनसे आपकी एक लंबी चर्चा होनी चाहिए थी। कभी भी रणनीति बनाते हो तो आप देखिए, जब बजट पेश होने वाला होता है तो आप गौर करिए, बजट बनने से काफी दिन पहले से लेकर वो फिक्की से, इनसे, उनसे और पूंजीपतियों की जो तमाम तरह के गिरोह हैं, उनसे बातें चलती हैं और एक लंबी प्रक्रिया के बाद फिर बजट की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब आप किसान के लिए फैसला करने जा रहे थे तो आपने किसान से वो बातें क्यों नहीं की, उस पर चर्चा क्यों नहीं की, उसके सामने मुद्दा क्यों नहीं रखा, उससे 4-6 महीने चर्चा करने के बाद ये सब चीजें क्यों नहीं लाए, उसको आपने एडजस्ट क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा खतरा देश के सामने है। जो भारत कृषि प्रधान देश कहलाता था, जिसका 40% योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में है, 60% यहाँ का नागरिक कृषि पर आधारित है और उतना आधारित है तो उतना रोजगार भी कृषि की हिस्सेदारी है, उस सबको आप नष्ट करने जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये मल्टीनेशनल कृषि प्रधान देश कहलाएगा, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। दीपक जी, आपकी क्या राय? देखिए, मैं आदरणीय सीपी राय जी के विचारों से अक्षरशः सहमत हूँ। यह सियासत है कि वर्तमान जो निज़ाम है नरेंद्र मोदी जी, वो एको हम द्वितीय नास्ति की सोच पर काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये किसानों से राय बात क्यों नहीं किए? जिनके विरोध में ही पूरा कानून लाना था, उनसे राय बात क्या करते? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम जो भरे हैं उनको दम बदम ऐसा किया तेरे मैं कदे का निज़ाम है कि मजाक है? यह निज़ाम किसान विरोधी है। आप मुझे यह बताइए
कि एकमात्र किसी ही ऐसा क्षेत्र था जहां पे विदेशी कंपनियों का आना कम था। रक्षा को तो पूरा विदेशी कंपनियों के हवाले कर दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर दंतोपंत ठेंगड़ी और दीनदयाल जी होते तो इस बिल के खिलाफ सीना तान कर सड़कों पर खड़े होते या किसान संगठनों के साथ होते। लोहिया और जयप्रकाश की कसौटी में तो यह पूरी तरीके से न केवल किसान अपितु भारत विरोधी कानून है। इसका खुले मन से विरोध करना होगा। आप देखिए, आज अगर प्रेमचंद जिंदा होते तो यह लिखते कि किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है और उस पर कर्ज और बढ़ेगा। कैसे किसान अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों से लड़ पाएगा? कलेक्टर वगैरह से तो लड़ नहीं पाता था। कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ता, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के बल पे किसान अपनी आवाज खड़ा कर देता था तो मंडी से कुछ अतिरिक्त लाभ मिल जाता था। सब्सिडी किसानों को देनी चाहिए, सब्सिडी पूंजीपतियों को दी जा रही है। अच्छा, एक और है, अर्थशास्त्रियों से पूछेगा तो वो बताएंगे कि अनाज की जो मांग होती है वह अनिवार्यता होती है। यहाँ कभी भी मंदी नहीं आ सकता। तो अब इस बाजार को भी यह पूंजीपतियों के हवाले दे रहे हैं और पूंजीपतियों में भी विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में। आप निवेश की क्या जरूरत है? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है? जब आप सीना तान के कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था हैं, तो आलू उगाने के लिए, आलू बेचने के लिए, प्याज उगाने के लिए, प्याज बेचने के लिए आपको अमेरिका के अमेजन की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही बात है। रामलाल जी से जरा इसका प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद में वासन जी का हिंदुस्तान विरोधी है। ठीक है दीपक जी। रामलाल जी, अब आप कैसे आप समझा भी नहीं पा रहे हैं और आपके जो खुद के जो आपके जो साथी थे वो खुद इससे नाखुश हैं, आप उनको तक को तो समझा नहीं पाए, तो किसानों को क्या समझा पाएंगे? दीपाली जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज से देश की आजादी से लेकर अब तक अगर तत्कालीन सरकारें अगर किसानों का भला करती आई है तो आज ये किसानों की ये दयनीय स्थिति क्यों है? और जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि साहब मैं भी किसान परिवार से आता हूं और मैंने भी किसानी की है, मैं आज जानता हूं कि जोत कितनी घट गई है। अरे भैया, आपने किसानी की होती है तो आज किसानों की ये दुर्दशा थोड़ी होती। अब दीपाली जी, मैं मुद्दे की बात के ऊपर आता हूँ। आप व्यापारी जो भी कोई प्रोडक्शन करता है वो प्रोडक्शन के ऊपर अपनी मेहनत, परिश्रम और अपना प्रॉफिट लेके फिर मार्केट के अंदर कहता है कि मैंने मेरी कंपनी का ये जूता बनाया है, इस जूते की लागत इतनी आई है, इतना मुनाफा लेकर, इतनी कॉस्ट लेकर मैं मेरा जूता मार्केट में इतने रुपए का बेचूंगा। क्या आपके मंच के, आपके इस डिबेट के अंदर बैठे हुए माननीय कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि किसान आज किसी भी मार्केट के अंदर, बड़ी बड़ी मंडियों के अंदर जाकर वो ये कह सकता है कि मैंने 6 महीने तक मेहनत और परिश्रम की है, मेरी फसल को मैं इतने रुपए में बेचूंगा? उसकी मजबूरी है कि 5 आदमी बैठकर भाव तय करते हैं कि आज इससे ज्यादा अपने को जिन्स नहीं खरीदनी, उससे 1 रुपया ज्यादा खरीदने की हिमायत किसी की नहीं होती। किसान ये कहता है कि हमारी फसल का 5 रुपए तो आप बढ़ा के लगाइए, वो कहते हैं कि तेरे को बेचनी है तो बेच, इस भाव के अंदर तेरे को बेचनी पड़ेगी। और किसान की मजबूरी है दीपाली जी कि उसके मंडी के बाहर मांगने वाले बैठे रहते हैं कि तू फसल बेच कर आएगा तो तेरे को सबसे पहले उधार चुकानी है। इन परिस्थितियों के अंदर आज किसान गुजर रहा है। आज किसान को अगर फ्रीडम मिल रही है कि वो अपनी मनचाहे भाव जिस मंडी के अंदर, जिस व्यक्ति को, जिस कंपनी को अगर देना चाहे वो बेच सकता है, दे सकता है, तो इनको क्या पीड़ा हो रही है? रही बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो संविदा की जो खेती है, वो संविदा की खेती जमीन के ऊपर नहीं है कि जमीन उसकी कंपनी वाले हड़प देंगे। वो संविदा की खेती सिर्फ फसल के ऊपर है। आपके जो साथी हैं उनको क्या पीड़ा हो रही है? संविदा की है। 1 मिनट रामलाल जी, फिर आपके साथी को क्यों पीड़ा हो रही है? क्यों हरिसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया? क्यों उन्होंने कहा कि मैं किसान की बेटी हूँ, किसान की बहन हूँ, उनके साथ रहूंगी? दीपाली जी, हकीकत ये है, वास्तविकता ये है कि साहब सड़क मत बनाओ। कि सड़क क्यों नहीं बनाए? अरे साहब, सड़क के ऊपर तो एक्सीडेंट होगी, एक्सीडेंट के अंदर मौतें भी होगी। अरे तो भैया, इन डर से, इस भय से या भविष्य की घटनाओं के आधार के ऊपर आप सड़क बनाना बंद कर दोगे क्या? वरना एक ही अगर कोई चीज अगर कमी रहती है तो वक्त आने के ऊपर उसके अंदर सुधार किया जाएगा। लेकिन आप उससे पहले अगर आशंका जाहिर कर रहे हो कि साहब हम तो भविष्य वक्त है, हमको सब कुछ दिख रहा है, आने वाले समय के अंदर ये होगा। अरे तो भैया, इस 70 साल के अंदर कौन से किसानों का भला कर दिया? तो इसका मतलब आप किसान को समझाएं, मतलब वो जो किसान है वो फिर क्या, जो सड़क पर उतर है वो किसान क्या है? खैर चलिए आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे भी मैं इस चर्चा को बढ़ाना है। सभी मेहमान बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर एक और ब्रेक लेना है मुझे, इसलिए मैं फौरन लौट रही हूँ।
तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बहुत आश्वासन दिया है यहाँ पर किसानों को, लेकिन वो अपने साथियों को नहीं मना पाए, इसलिए हरिसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया। और उनका क्या कुछ कहना है, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं, वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। उनकी मांग और हमारी मांग भी सिर्फ यही थी कि जो उनकी मन में शंकाएं हैं इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ, शायद ये ऑर्डिनेंस किसान के भले में हो, लेकिन जिसके भले में है उनको आश्वासन देना, उनको भरोसा देना और उनको आश्वस्त करना कि उनकी शंकाओं को एड्रेस करना, ये एक मेरा नैतिक फर्ज और सरकार का फर्ज बनता था। और चलिए अब इस पर राय लेते हैं वासन जी से। दीपाली, देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि जब ये सरकार बनी थी 2014 में और 2019 में, तो देश के प्रधानमंत्री ने देश से वायदा किया था कि वे मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के फार्मूले पर चलेंगे। दूसरा उनका वायदा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत देश की सरकार चलाएंगे। लेकिन जो देखने को मिल रहा है 2014 से 19 और 19 से अब तक कि तमाम ऐसे फैसले हो रहे हैं जो स्टेट सब्जेक्ट हैं, या हम इसको सरल भाषा में कहें अगर अपने दर्शकों को समझाने के लिए, कि जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय हैं उन पर भी एक तरफा केंद्र सरकार फैसला ले लेती है और बाद में राज्य सरकारों को सूचित किया जाता है, राज्य सरकारों को अवगत कराया जाता है। पहले राइट एजुकेशन का जो मुद्दा था, हेल्थ का मुद्दा था, उसमें तमाम ऐसे फैसले ले लिए गए जो कि बाद में राज्यों को बताया गया। और अब कृषि के क्षेत्र में जो 2 महत्वपूर्ण बदलाव केंद्र सरकार करना चाह रही है, इसमें भी न तो राज्य सरकारों को भरोसे में लिया गया, उनसे कोई कंसल्टेशन हुआ, और न किसानों से और किसान संगठनों से। यहाँ तक कि जो आरएसएस की किसान सभा है, मुझे लगता है कि उसको भी भरोसे में नहीं लिया गया, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की और तमाम संगठनों की, क्योंकि आरएसएस के किसान सभा की तरफ से भी इस कानून के खिलाफ बयान आया है उनके केलकर जी का कि ये कानून वापस लेना चाहिए। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार जो उसके मन में आ रहा है, चाहे जिसके भी दबाव में कर रही हो, लेकिन वो मनमाने तरीके से कर रही है। और दावा जरूर किया जाता है कि ये कभी किसानों के हित में है, कभी देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के हित में है, कभी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए है, या कभी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में है। अब तक जितने भी सेक्टर में एफडीआई को इजाज़त दी गई है विदेशी पूंजी निवेश की, उन सेक्टर की हालत क्या है? इस तालाबंदी के दौरान किस सेक्टर ने क्राइसिस मैनेजमेंट किया? पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने किया, पब्लिक सेक्टर ने किया। सबसे ज़्यादा एयर इंडिया ने काम किया, बाहर फंसे, विदेशों में फंसे हमारे छात्रों को, हमारे नागरिकों को भारत लाने का काम किया। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर आज भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, और हम बात किसकी कर रहे हैं, वकालत किसकी कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन की। हमने शुरू में देखा कि रिटेल में एफडीआई का पहले यही बीजेपी विरोध करती थी कि अगर रिटेल खुदरा बाजार में अगर विदेशी पूंजी निवेश आएगा तो छोटे व्यापारियों का नुकसान हो जाएगा, कारोबारियों का। लेकिन जब बीजेपी खुद सत्ता में आई तो रिटेल में भी एफडीआई को इजाज़त मिल गई। नतीजा क्या हुआ कि खुदरा बाजार आज अंतिम सांसें गिन रहा है, और मल्टीनेशनल कंपनियां, अमेजन, तमाम इस तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं, वो 2-2 रुपये का सामान भी लोगों के दरवाजे तक पहुंचा रही हैं। तो कोई बाजार में क्यों जाएगा 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये का सामान खरीदने? ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत चिंतनीय बात है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, उन संगठनों को सोचना चाहिए जो कल तक स्वदेशी के नाम पर, भारतीयता के नाम पर विदेशी पूंजी निवेश का विरोध करते थे। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि इसका जरूर अध्ययन होना चाहिए कि अगर ये विपक्षी दलों की साजिश है तो सरकार में शामिल
अकाली दल क्यों इसके खिलाफ है? वो क्यों कह रहा है कि किसानों को भरोसे में नहीं लिया गया? इसलिए किसानों के मामले में उस तरह का काम नहीं होना चाहिए जिस तरह का काम कि खुदरा बाजार में छोटे व्यापारियों के खिलाफ हुआ है, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के खिलाफ हुआ है, चाहे BSNL हो, MTNL हो, एयर इंडिया है, रेलवे है, तमाम पब्लिक सेक्टर की कंपनियां धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही हैं। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है और न तो ये देश के हित में है और न देश की जनता के हित में है, और इसमें सरकार को जरूर पुनर्विचार करना चाहिए और किसी की राय सुने या ना सुने, RSS के जो प्रबुद्ध और वरिष्ठ लोग हैं, जो किसान सभा है, जो RSS की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी राय पर जरूर विचार करना चाहिए और इस कानून के बारे में विचार करना चाहिए। इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि अगर ये कानून लागू हो गया तो कृषि के क्षेत्र में भी FDI की एंट्री हो जाएगी और FDI के आते ही कृषि के क्षेत्र में जो लोग अभी तक हैं उनकी भी हालत वही हो जाएगी जो खुदरा बाजार में काम करने वाले व्यापारियों की थी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने वाले कर्मचारियों की थी। बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, आप मानते हैं ऐसा होगा, FDI के आने से वाकई स्थिति खराब हो जाएगी? एक सिद्धांत तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। कोई भी पूंजीपति केवल और केवल प्रॉफिट के लिए, आर्थिक लाभ के लिए निवेश करता है। पब्लिक सेक्टर का जो निवेश होता है वो पब्लिक की जो आपकी भलाई है उसके लिए होता है, आर्थिक लाभ हो या ना हो। ये चीज जो है पहले से आप देखते चले आ रहे हैं। FDI आती है यदि गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करके और किसानों को हित को साध के, जिसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि जो बाबू बैठे हैं या जो राजनेता ऊपर बैठे हैं कहीं ना कहीं इस प्रकार की दृष्टि उनकी नहीं होती है और जो है छोटे फ्रेम में सोच करके वो इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं। अब ये 3 अध्यादेश जिस प्रकार से लाए गए हैं और इसमें व्यापक विचार विमर्श जो होना चाहिए था, भाई आनंद फानंद में जब 70 साल से जो है प्रणाली चल रही है, आपको तत्काल कोविड काल में आपने 3 अध्यादेश लाए, फिर उसके बाद तत्काल उसको बैठ करके दूर दूर और ऊपर वो लगा करके मास्क आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको पास कर दें। भाई लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि भाई आप इसको खुले उसमें जो है मन से मंचों पर किसान संगठनों से, एग्री इकोनॉमिस्ट से सबसे चर्चा करके जो इस पे शंकाएं थी उनको दूर करके यदि आप लाते तो इसका इतना विरोध नहीं। जी चलिए, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गई। जी, इसमें कहीं ना कहीं जो बात आई है वो ये है कि भाई MSP बाध्यकारी होनी चाहिए। यदि बाहर कोई भी व्यापारी खरीदे तो MSP बाध्यकारी होनी चाहिए। इस चीज का को लिखित में आश्वासन देना अत्यंत आवश्यक था। उससे नीचे खरीदने पर पेनल्टी भी लगनी चाहिए थी, सजा का प्रावधान भी होना चाहिए था। चाहे कोई खरीदे तो कम से कम एक बड़ा आश्वासन किसान को मिल जाता। बिल्कुल। कुलदीप जी, आपने तो क्योंकि उन्होंने पुष्पेंद्र जी ने कोविड का जिक्र किया था, चूंकि आप हरियाणा से हैं और हमने देखा था कि बहुत इस कोविड काल में सबसे ज्यादा हरियाणा के किसानों ने बाकी राज्यों का भी साथ दिया था। उसी जो व्यवस्था है उसी में उन्होंने सबका साथ दिया और आज ये भी तर्क दिए जा रहे हैं कि जो छोटे किसान हैं, 86% जो छोटे किसान हैं उनको निजी निवेश दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। देखिए दीपाली जी, हरियाणा का किसान जैसे कोविड में प्रत्येक व्यक्ति ने पूरी गवर्नमेंट का साथ दिया और चाहे हमारे प्रवासी मजदूर थे उनको खाना खिलाने से लेके उनके घर तक भेजने के लिए हरियाणा के लोगों ने साथ दिया। और जो हमारी हरियाणा की गवर्नमेंट थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी किसानों से अपील की कि भाई हर किसान 5 किलो अनाज जरूर दान में दे। मैं हमारे साथी जो अभी रामलाल शर्मा जी बोल रहे थे, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बहुत बड़े बड़े वादे करते थे, भाई किसानों की आय में दुगनी करूंगा, बेरोजगारी के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मैं आज पूछना चाहता हूं, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है देश के
जिन्होंने रेलवे को बेचा, एयरपोर्ट बेचे, शिक्षा को बेचा, टेलीकॉम को बेचा, इनसे ये पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर कोई एक चीज ये बताए कि 6 साल में आपने ये नई चीज बनाई, सिर्फ बेचने के अलावा इन्होंने क्या किया देश के सामने बताए। दूसरी बात, जो ये किसानों का मुद्दा है, इन्होंने देश के अंदर अडानी और अंबानी, इनके अलावा इनको कुछ नहीं दिखता है। देश को आज युवा, वासेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, ये पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री है, ये बात करते कांग्रेस की कि 70 साल में कुछ नहीं किया। मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं, जिस देश में 70 साल पहले जब आजादी मिली थी, इस देश में सुई तक नहीं बनती थी, आज उस देश में हवाई जहाज तक बनती है। क्या 6 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बना दी? बात करते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात तो छोड़िए, आज देश के अंदर 50 करोड़ युवा जो बेरोजगार किए, जो छोटे व्यापारी बेरोजगार किए, वो आपकी नीतियों की वजह से हुए। आप बात करते हो देश को चलाने की, आप बात करते हो विपक्ष की। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपका किसान बिल इतना ही अच्छा था तो आपके साथी छोड़ क्यों भाग रहे हैं? आपके किसान नेता है, देश के जितने किसान नेता, मैं हरियाणा के नेताओं की बात करता हूं, सारे इस बिल से परेशान है। और आज बीजेपी की जो नीति थी देश के अंदर, ठीक है, बात आएगी युवा मांगते हैं रोजगार तो कहते हैं मंदिर बनाएंगे। ठीक है, चलिए रामलाल जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं डॉक्टर सीपी राय के पास जाऊंगा। रामलाल जी जल्दी से जवाब दीजिए इसका। मैं दीपाली जी एक बात और कहना चाह रहा था जी। मैं आपके सामने एक बात और कहना चाह रहा था। आज देश का जो युवा है वो पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से और बीजेपी गवर्नमेंट से पूछना चाहता है कि जो वादे आपने किए थे उनका क्या हुआ? सिर्फ भारत माता की जय कहने से। बिल्कुल, ये आपने सवाल किया है कि हरियाणा के जो किसान संगठन है वो तक नाराज है। नियत से चलता है, देश को बांटने का काम किया और देश को बर्बाद करने का काम किया। मेरे साथी जो विधायक बैठे ये कह रहे थे, मैं पहले ऐसा राज आया है जिन्होंने शाही और तानाशाही चला के देश को बर्बाद करने। ठीक है, जल्दी से जवाब लेते हैं। रामलाल जी जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि समय कम है, मुझे डॉक्टर सीपी राय के पास से जाना है और दीपक जी के पास। दीपाली जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेरे कांग्रेस के मित्र ये कह रहे हैं, दीपाली जी सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मेरे कांग्रेस के मित्र ये कह रहे हैं कि पिछले 6 साल के अंदर क्या किया। भैया, आपने पिछले 70 साल शासनकाल के दौरान अगर थोड़ा बहुत कार्यकाल छोड़ दे तो जो गठबंधन की सरकारें रही है उसके अलावा शासन सबसे ज्यादा आप ही लोगों ने किया है। और 6 साल के अंदर क्या किया आप पूछना चाहते हो? आपकी एनडीए गवर्नमेंट के समय जितने भ्रष्टाचार चरम के ऊपर था उतना तो कभी भ्रष्टाचार रहा ही नहीं। तो यूपीए गवर्नमेंट आपकी थी। अब मेरी बात सुन लीजिए, पहले मैंने आपकी बात सुनिए। पाताल से लेकर धरती से लेकर आकाश तक का भ्रष्टाचार आपके शासनकाल के अंदर हुआ। और क्या मुद्दे से मत भटकिए रामलाल जी, बस इतना जवाब दीजिए। 1 सेकंड। अरे मेरी बात सुनिए, पहले इनको मैं जवाब दे रहा हूँ। तब आपके मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि गठबंधन की मजबूरी है। रामलाल जी, पहली बात तो पुरानी सरकारों में जाना बंद करिए। पिछले 6 साल में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ इस देश के अंदर। आपके शासनकाल के अंदर जिसके मन की इच्छा होती थी वहाँ बम ब्लास्ट करके लोग चले जाते थे। रामलाल जी, बस मेरा एक जवाब दे दीजिए। 1 सेकंड रामलाल जी, 1 सेकंड मेरा 1 सेकंड रामलाल जी, 1 मिनट। आप अपनी सीबीआई की जांच करते हो, कुलदीप जी 1 सेकंड, मुद्दे से भटक रहे हैं, 1 सेकंड। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर सीपी राय का रुख करती हूँ। डॉक्टर सीपी राय, ये बात आ जा रही है राजनीति। 1 मिनट कुलदीप जी और रामलाल जी, 1 मिनट। ठीक है, मेरे पास समय कम है इसलिए मुझे और बाकी मेहमानों का भी रुख करना है। ठीक है, बस 1 सेकंड रुकिए कुलदीप जी और रामलाल जी, 1 सेकंड रुकिए। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, उसके बाद दूसरे मेहमानों का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं हम अध्यादेश के और उसको लेकर जो किसान विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर सीपी राय जी, आज एक बात भी वासेंद्र सर ने ही बोली थी कि कृषि को उद्योग का दर्जा कब मिलेगा? अगर मिलता तो शायद स्थिति बेहतर होती। ये मांग बहुत पुरानी है। ये मांग चौधरी चरण सिंह के बाद शुरू हुई थी और उसके बाद जितने किसान आंदोलन हुए लगातार उसमें मांग रही। कुछ बातें अभी आई, मैं मुद्दों तक सीमित रहूँगा। पहली बात तो ये आई थी कि एक खुला आसमान छोड़ रहे हैं, किसान जहाँ तक चाहे उड़ सके। वो किसान जो शहर भी शायद तब पहुँच पाता है जब उसको कोई बड़े इलाज की ज़रूरत पड़ती है, वरना अपने शहर नहीं जा पाता गाँव से।
उसके गांव का जो पास का बाजार और मंडी होती है वो वहीं तक सीमित रहता है और अपनी छोटी सी फसल वहीं बेच देता है। उसके पास रखने का साधन इसलिए नहीं होता कि उसी फसल से उसको दवाई लेनी है, उसको कपड़े लेने हैं, उसको किताब लेनी है, उसको अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करना, उसको अपना टपकता हुआ घर ठीक करना, जली हुई झोपड़ी ठीक करनी है, उसको अपने गाय और बैल का इलाज कराना या उसको खरीदना है, ये सारा उसी से करना होता है। सीमित साधन है, उसी में अपना काम करता है। इसलिए जो साहब ये बात करते हैं कि इससे बड़ा आसमान उड़ेगा, जो अपने शहर तक नहीं जा पाता वो बम्बई, कलकत्ता या किसी और देश के किसी हिस्से में जा करके कैसे कोई चीज़ बेचेगा, उसका मैंने पहले बता दिया। इसमें अनदेखा किया गया है कि 85% लोग छोटे किसान हैं जो इसमें किसी तरह से जिनको फ़ायदा नहीं हो सकता। दूसरा करना क्या चाहिए था, वादा ये किया गया था कि हर 10 किलोमीटर पर हम मंडियाँ बनाएंगे जिसको किसान को दूरी न जाना पड़े। करना वही चाहिए था कि 10 किलोमीटर के दायरे में गांव के अंदर मंडियां बननी चाहिए थी। एक अच्छी मांग सबकी हुई, वो सारे किसान नेता वही कह रहे हैं कि एमएसपी को उसका अधिकार बना दिया जाए, कानूनी अधिकार बना दिया जाए। एमएसपी से एक भी पैसे कम पर कोई उसकी फसल नहीं खरीदेगा। मैं इससे आगे जाकर के बात करना चाहता हूँ, जब भी कोई मुसीबत हुई देश में, अभी भी जैसे कोरोना काल आया तो आपके कपड़े बंद अलमारी में, आपके जूते बंद, आपकी गाड़ी खड़ी, आपकी पूरा महल आपका, चाहे आपका रहते हो, आप झाड़ू लगाने के लिए खुद मजबूर थे। बड़े बड़े होटल, कारखाने, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें बंद थी। सिर्फ अगर कोई काम आया, क्योंकि रोटी के बिना आप नहीं रह सकते, वो रोटी इस देश के किसान ने खिलाया। एक ज़माना था कि जब भारत को अमेरिका कुछ गेहूं दे देता था तो फ्रंट लाइन की बहुत बड़ी हेडलाइन होती थी कि अमेरिका ने इतने लाख टन गेहूं दिया। लेकिन आज हम दूसरों को गेहूं देते हैं, दूसरों को हम अनाज देते हैं। इस किसान ने इस देश को सचमुच में आत्मनिर्भर बनाया। जो अगर ये कहता है कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में ये हुआ कि जय जवान जय किसान के नारे के बाद और हरित क्रांति आने के बाद, श्वेत क्रांति आने के बाद ये देश दूसरों को पालना सीख गया और आत्मनिर्भर तो बन ही गया। और हमारे भंडार में इतना अनाज रखा रहता है कि कई बार ऐसा लगता है कि वो बांट दिया जाए, शायद कुछ लोग भूखे रहने से बच जाएंगे। करना ये चाहिए था, उद्योग का दर्जा अगर आप देते तो उसको उद्योग की सुविधाएं मिलती, उद्योग की शर्तों पर ही उसको ब्याज उसको कर्ज मिलता। उसका जब बाढ़, सूखा, तमाम आपदा में जब किसान की खेती नष्ट हो जाती है तो उसको उद्योगों की तरह उसको इंश्योरेंस का लाभ मिलता। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी तो 10,000 करोड़ का मुनाफा लेती है, लेकिन साथ ही साथ 32 या 39,000 किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये दोनों काम साथ हो रहे हैं। करना ये चाहिए था कि वो छोटी मंडियाँ उसके घर के पास होनी चाहिए थी। कौन सी उपज कब पैदा की जाए, वहाँ पर स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्या काम हो सकते हैं। मैंने अमेरिका में देखा था, अमेरिका में ऐसे खेत थे जहाँ अगर कपास पैदा हो रहा था तो उतना इंतजाम वहीं किया हुआ था कि वो कपास निकल करके रुई की फॉर्म में उसको लपेट दिया जाए, जो कि उसी रूप में फिर कपड़ा बनने वाली फैक्ट्री जा सके। यहाँ पर उस तरह के छोटे छोटे काम हो सकते थे। तालाब, नहरें, ये सारी चीज़ें जो किसान के लिए होनी थी वो नहीं हुई। तीसरा, किसान और बनाम व्यापारी। मोदी जी ने एक बार कहा था कि देश का जो व्यापारी है ये फौज से भी ज़्यादा देशभक्त है। मैं आज कह रहा था कि किसान के पास 10 बीघा खेत होता, 10 बीघा खेत अगर 10 लाख रुपया बीघा भी है तो 1 करोड़ का हो गया। उसमें वो खेती करना शुरू करता है, मेहनत करता है, बीज डालता है, रात और दिन, जाड़ा गर्मी बरसात उसके अंदर लगा रहता है। लेकिन उसके जब 2 बेटे होते हैं तो उसके खेत के 2 टुकड़े होकर 5 बीघा हो जाता है, 4 बच्चे होते हैं 2.5 बीघा हो जाता है, और उसका घर छोटा होते होते इतना छोटा हो जाता है कि खेत में घर बनाने को मजबूर हो जाता है। व्यापारी 4 फुट की दुकान से अपना काम शुरू करता है, उसके जितने बच्चे बढ़ते जाते हैं उसकी उतनी दुकानें बढ़ती जाती हैं, उतने घर बढ़ते जाते हैं। ये व्यवस्था की कमी है, इस कमी को दूर करना चाहिए था। इसीलिए जब आप किसी को नौकरी देते हैं उसको तनख्वाह देते हैं, लेकिन तनख्वाह के अलावा उसको आप LTC भी देते हैं, उसके अलावा उसको आप इंश्योरेंस भी देते हैं, उसको आप मेडिकल भी देते हैं। किसान को भी इस दायरे में लाया जाना चाहिए कि उसको इंश्योरेंस मिले, उसको मेडिकल मिले, उसका मिनिमम समर्थन मूल्य तय हो, उसके बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। और वहाँ पर इसकी योजनाएं हैं मेरे जैसे लोगों के पास कि उसको वहीं पर कैसे शिक्षा मिले कि वो गांव से पलायन करने को मजबूर ना हो। तमिलनाडु ने एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई, मैं उसका जिक्र कर देना चाहता हूँ जो साथी ना जानते हो। मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा। करुणानिधि साहब ने एक स्कीम बनाई। उस स्कीम उन्होंने ये किया कि गाँव के इलाकों के आसपास ही उन्होंने दुकानें बनाई। उसका एक खास नाम था जो भूल रहा हूँ मैं। वहाँ पर बिना किराए के किसान को दुकान मिलती है, और खरीदार, जैसे मान लीजिए मुझे 5 कुंटल गेहूं की जरूरत है, 1 कुंटल गेहूं की जरूरत है, मैं सीधे उस दुकान पर जाऊंगा, किसान से सीधे खरीद लाऊंगा।
तो किसान का भी मुनाफा 20% या कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, और मुझे बाजार में मैं जिस रेट से कोई चीज लेता हूं उससे कम रेट पर सीधे किसान से मुझे मिल जाती है। अगर किसान का भला इनको करना था तो इनको तमिलनाडु की करुणानिधि साहब की चलाई गई उस स्कीम को लागू करना चाहिए था। यह पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना किस खेती को नहीं बनाना चाहिए। किसान इस देश का आधार है, उससे खेलने की कोशिश आप बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल। चलिए दीपक जी, आपकी जल्दी से राय और ले लेती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य सबका स्वप्न था। यह लोक कल्याणकारी कानून की बजाय, जनोन्मुखी कानून की बजाय यह धनोन्मुखी कानून है, इसलिए इसका विरोध होना लाजमी है। आप स्वयं बताएं, देसी भाषा, देसी पूंजी और देसी तकनीक से ही तो देश का समग्र विकास होगा कि अमेरिकी डॉलर, चीनी सामान और विदेशी तकनीक से भारत का विकास होगा? कदापि नहीं। देश में आत्मनिर्भरता हमेशा देश की अवधारणाओं से ही आएगा। यही एक कारण है कि विदेशी पूंजी और विदेशी तकनीक पर अवलंबता के कारण आज हमारा देश समग्र विकास में 129 देशों के बाद है, प्रति व्यक्ति आय में 143 देशों के बाद है। अभी एक रिपोर्ट कल आई है, जिस रिपोर्ट के हिसाब से यह बताया जा रहा है कि जो मानव पूंजी के आधार है, उस आधार पे भारत, विश्व बैंक का ये रिपोर्ट है, उसमें 110 देशों से पीछे है जी। अरबपतियों के मामले में हम तीसरे स्थान पर हैं। यह कानून उस विकास को बढ़ाएगा जिसे मिडल कहा करते थे कि यह स्वयं को डुबोने वाला विकास है जी। और इस कानून की जितनी भर्त्सना की जाए। अच्छा, जब ये मैं आपको रोकना जब ये अध्यादेश ला रहे थे तभी विरोध हो रहा था। दीपक जी, मेरे पास समय इतना ही है, इसलिए मैं रोकना चाहूंगी। और सभी का मेरे पास समय इतना है, इसलिए मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना होगा किसानों की आवाज क्या सरकार तक पहुंच पाती है या नहीं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।